दोस्तों इस वक्त सनातन धर्म में अगर कोई चर्चे में है तो वो है बागेश्वर बाबा। बड़े बड़े शहर हो या छोटा छोटा गांव, हर जगह बस एक ही नाम सुनने में आ रहा है और वो है बागेश्वर बाबा का। सनातनी ने उन्हें मसीहा मान लिया है। बहुत से लोग उन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इनके कारनामे तो बहुत सुने होंगे, पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकी संपत्ति के बारे में। आइए जरा देखते हैं कि बाबा जी ने कुल कितनी संपत्ति बटोर कर रखी है। दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक बहुत ही नामचीन धाम है जिसका नाम है बागेश्वर धाम, जिसके बारे में आप सब लोग जरूर जानते होंगे। और इस धाम के प्रमुख कथावाचक है धीरेन्द्र शास्त्री। इन्हें मानने वाले लोग पूरे देश में बागेश्वर धाम आते हैं और इनकी कथाओं को सुनने के साथ साथ इनके चमत्कार भी देखते हैं। वैसे देखा जाए तो भी धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र मात्र 26 साल ही है। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। इनके दादा भी एक धार्मिक गुरु थे और धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादा को अपना गुरु मानते हैं। लेकिन आज ये जिस तरह दिखते हैं, पहले ये वैसे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि अगर हम इनके बचपन पर नजर डालें तो वो बहुत ही गरीबी में गुजारा करते थे। दादाजी भले ही धार्मिक गुरु थे और गाँव में दरबार लगाते थे, लेकिन इनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से अपने बचपन में धीरेन्द्र शास्त्री को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अपने दादा के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी भी उन मुश्किलों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बचपन से ही भक्ति और धार्मिक कार्यों में लगे रहे। जहां मात्र 12 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री ने बालाजी भगवान यानी कि हनुमान जी की साधना करनी शुरू कर दी। और आज ये हाल है कि धीरेन्द्र शास्त्री खुद को हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त कहते हैं और उन्हीं की कृपा से उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनकी बदौलत ये लोगों के मन की बातों को समझ जाते हैं और उनकी परेशानियों का हल भी बताते हैं। यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री आज पूरे भारत में बहुत ही जाने माने कथावाचक है और बाबा के तौर पर जाने जाते हैं। भारत के कोने कोने से लोग इन्हें सिर्फ इनके दर्शन के लिए देखने आते हैं और जो उनके दरबार तक नहीं पहुंच पाते वो दिन रात इनके प्रवचन सुनते हैं और इनके सुर में सुर मिलाते हैं। आज के इस समय में लोग बागेश्वर धाम सरकार की भक्ति में इतना डूब गए हैं कि इनकी एक झलक मात्र देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं। इनके धाम पर हर दिन हजारों लोग आते हैं और हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शनिवार की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि बागेश्वर धाम के आसपास की जितनी भी जमीनें हैं उनकी कीमत आज मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों से भी महंगी हो गई है, क्योंकि वो जमीनें बाबा के धाम के नजदीक हैं। और यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर बहुत सारी सरकारी जमीनों पर कब्जे के आरोप भी लग रहे हैं और इस तरह के कई सारे विवाद आजकल सामने आ रहे हैं कि यहाँ तक कि धाम में आने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि इसमें 1.5 लाख रुपए दुकानों का किराया पहुँच गया है। इन सब चीजों से बाबा बागेश्वर धाम सरकार को काफी ज्यादा फायदा होता है। तभी तो सूत्रों के मुताबिक बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की कुल संपत्ति 20 करोड़ से भी ज्यादा की है और इनकी संपत्ति और भी ज्यादा हो सकती है। और उससे सबसे बड़ी वजह इनके भक्तों की बढ़ती संख्या है। धीरेन्द्र शास्त्री का असली काम कथावाचन करना है। यहाँ के रामायण और महाभारत के किस्से सुनाकर अपने भक्त को ईश्वर की भक्ति के लिए प्रोत्साहित करते हैं और अपने इसी कथावाचन के लिए धीरेन्द्र शास्त्री देश के अलग अलग कोनों में जाकर कथा सुना चुके हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी एक बार धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुन लेता है वो बार बार इनके धाम पहुंच जाता है और क्योंकि इनकी बातों में ईश्वर के लिए प्यार लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। पर अब जाहिर सी बात है कि जब इतनी ऊंचाइयों को कोई छूता है तो उसे नीचा दिखाने वाले लोग भी सामने खड़े हो जाते हैं। और बाबा तो इस वक्त फिल्मी हीरो से भी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर आ ही जाता है, तो कभी उनके वायरल वीडियो देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। इसी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री को सिक्योरिटी की भी खास जरूरत होती है, जो हर वक्त उनके आसपास मौजूद रहते हैं। अब वैसे तो कोई शास्त्री के ऊपर वार नहीं करेगा, लेकिन भूले भटके अगर किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर वार कर दिया तो सिक्योरिटी उनकी हिफाजत के लिए हमेशा खड़ी रहती है। वैसे दोस्तों बाबा का कार कलेक्शन भी बहुत शानदार है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास टोयोटा की बहुत ही शानदार कार है और पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर है। बाबा इसी से चलना पसंद करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनके काफिले में कई सारी गाड़ियां शामिल हैं, जिसमें टाटा सफारी और इनोवा जैसी बेहतरीन गाड़ियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, आज धीरेन्द्र शास्त्री इतना बड़ा नाम बन गया है क्योंकि सिक्योरिटी के लिए पुलिस की गाड़ियों पर हर समय तैनात रहते हैं। हम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के घर की बात करें तो बचपन में उनका घर काफी छोटा था और कच्चा बना था। उसी कच्चे मकान में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, लेकिन अब इनका मकान पूरी तरह से पक्का हो चुका है। पर अभी भी इनका घर महलों की तरह नहीं है। उन्होंने काफी आलीशान घर बनवा दिया हो, जिसने शाहरुख खान के मन्नत और मुकेश अंबानी के इंटीरियर को फेल कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इनका घर देखने जाएंगे तो इन्होंने साधारण सा 2 मंजिला मकान बनवाया है, जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये उसी शख्स का घर है जिसके दरबार में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नाच गाना करते हैं। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं और ये चाहे तो किसी के भी मन की बात समझ जाते हैं। इस तरह के ताकतवर लोग अक्सर बड़े और आलीशान घरों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अपने परिवार के साथ ऐसे घर में रहते हैं, लेकिन दिन के आधे से ज्यादा समय धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में कथा वाचन करने में बिता देते हैं और महीने में कई बार तो इन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में कथा वाचन करने के लिए जाना पड़ता है। यानी कि हमें और आपको इनका जीवन जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री को भारत का नंबर 1 कथावाचक बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जितनी ज्यादा फेमस है, ये उतनी ज्यादा विवादों से भी घिरे रहते हैं। वैसे तो गैर हिंदू अक्सर इनके खिलाफ लोगों को गुमराह करने के मुकदमे दर्ज करवाते रहते हैं और बागेश्वर धाम के आसपास की जमीन को कब्जा करने के भी आरोप धीरेन्द्र शास्त्री पर काफी लंबे समय से लग रहे हैं, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने अपने धाम के पास की सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। कई सारी दुकानें किराए पर उठाई हैं, जिनका ये लाखों में किराया लेते हैं और हद तो तब हो जाती है जब दूसरे धर्म
गुरु धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर पाखंड फैलाने का आरोप लगाते हैं। लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री को किसी का भी मन पढ़ना नहीं आता है। वो लोगों के बीच से अपने ही बैठे हुए लोगों को स्टेज पर बुलाते हैं ताकि धीरेन्द्र शास्त्री कागज पर लिख रहा हो, लोग उसमें हाँ में हाँ मिलाते जाएं, जिसमें भक्तों को लगे कि धीरेन्द्र शास्त्री को वाकई में लोगों का मन पढ़ना आता है। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री कई बार मीडिया का पर्दाफाश कर चुके हैं, वो भी कई लोगों के सामने, क्योंकि वो भी इसी तरह के विचार रखते थे कि धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को बेवकूफ बना रहा है। धीरेन्द्र जितना विवादों में घिरे रहे हैं उतनी ही पॉपुलर होते चले गए। कई सारे बड़े बड़े नेता और अभिनेता देवेंद्र शास्त्री के पास मिलने के लिए आते रहते हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर के एक धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं तो महाराष्ट्र की एक कमेटी ने अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप इनके ऊपर लगाया और इन्हें चैलेंज किया कि अगर आप इतने ही शक्तिशाली हैं तो अपने चमत्कारों को हमें दिखाइए। अगर ये सही साबित हुआ तो 30 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। उल्टा महाराष्ट्र में चल रहे अपने प्रोग्राम को बीच में छोड़कर 2 दिन पहले ही वहां से चले गए। जिसके बाद महाराष्ट्र के उस कमेटी के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वो लोग आंदोलन करेंगे। वैसे दोस्तों, पुलिस वापस से धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कार्रवाई इसलिए भी कर सकती है क्योंकि महाराष्ट्र में जादू टोने के खिलाफ एक कानून बनाया गया था जिसका नाम है एंटी सुपरस्टिशन ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि उन्होंने न ही कोई जादू टोना किया और न ही अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है और न ही वो चैलेंज को छोड़कर वहां से भागे हैं, बल्कि वो तो पूरे 1 हफ्ते तक वहां पर रुके थे और उनके ऊपर लोग केवल पब्लिसिटी पाने के लिए आरोप लगा रहे हैं।